नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन नेट प्रेप पे। आज हम लोग सेट 2 लगाएंगे यूजीसी नेट एजुकेशन के PYQs और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो कि हमें JRF क्रैक करने में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ये क्वेश्चन लगा के हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं और उन क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस क्रैक करने की एबिलिटी सीखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन ऑप्शन ए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑप्शन बी मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन सी फिजिकल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी इमोशनल रेगुलेशन। तो हमें इसे पता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी मेंटल प्रोसेस की बात करती है। जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी होती है उसका एम्फेसिस है मेंटल प्रोसेस पे, सच एज थिंकिंग, मेमोरी सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जबकि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ये एक लिमिटेड आपको स्कोप देता है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में जैसे अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, सारी चीज़ इंक्लूड होती है। तो इस वजह से ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ बात कॉग्निटिव थिंकिंग की आ रही है, तो हम फोकस देख रहे हैं तो वो फिजिकल डेवलपमेंट पे नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर बी है। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टर्म ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च रिफर्स टू यूजिंग 3 different research methods, using multiple data collection techniques to ensure validity, using 3 theories to interpret result, के limiting bias in research design। तो डेटा ट्रायंगुलेशन रिफर्स करता है कि हम मल्टीपल डेटा सोर्स या कलेक्शन करें जिससे कि फाइंडिंग्स की वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी इन्हेंस हो सके। तो इस ऑप्शन में हम बी ऑप्शन चुनेंगे कि मल्टीपल डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं कि वैलिडिटी अपनी फाइंडिंग्स की इंश्योर कर सकें। जबकि 3 different रिसर्च मेथड यूज़ करना, इसका ट्रायंगुलेशन से लेना देना नहीं है। 3 थ्योरीज इंटरप्रेट करना, इसका भी नहीं है। और लिमिटिंग बायस इन रिसर्च डिजाइन तो दूसरी चीज़ हो गई। सो करेक्ट आंसर बी है। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। तो आपको जैसे पता है हाइपोथेसिस कि टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्ट करते हैं तो वेरिएबल या मतलब वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए। तो अब हाइपोथेसिस के कौन से इसमें से कौन सा ऑप्शन उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं। तो पहला ऑप्शन टेस्टेबिलिटी, सेकंड सिंप्लिसिटी, थर्ड सब्जेक्टिविटी और फोर्थ स्पेसिफिटी। टेस्टेबिलिटी, भाई हाइपोथेसिस का जो मेजर काम यही है कि हम बनाते ही हैं उसको टेस्ट करने के लिए। टेस्टेबिलिटी तो रहेगा ही रहेगा। सिंप्लिसिटी, जितना भी हम उसको आसान और प्रिसाइज वे में रख सकें कि हम बेहतर तरीके से आउटकम प्रेडिक्ट कर सकें, तो सिंप्लिसिटी भी रहनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी नहीं इंक्लूड होती है हाइपोथेसिस में। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिविटी से पर्सनल बायस होने के चांसेस होते हैं। तो जो एक अच्छी हाइपोथेसिस है
वो टेस्टेबल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, ना कि सब्जेक्टिविटी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टेक्निक यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ नेचुरल सेटिंग विदाउट देयर अवेयरनेस इज कॉल्ड। उस टेक्निक का नाम बताइए जो कि नेचुरल सेटिंग में हम अप्लाई करते हैं लेकिन सब्जेक्ट को नहीं पता है कि हम उस पे नज़र रख रहे हैं या हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में होगा तो सब्जेक्ट को पता ही है कि ये सिनेरियो में है, वो इसका मतलब वो ये अवेयर रहेगा कि कुछ तो मामला चल रहा है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अगर आप उसके साथ मिलके उसके बीच रह के उसको ऑब्जर्व करेंगे तो भी कहीं ना कहीं उसको चीज़ों को अवेयर हो जाएगा। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें होता है कि वो रिसर्चर दूर से क्या कहते हैं ऑब्जर्व करता है, वो किसी भी तरीके से रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। जबकि केस स्टडी में तो इन डेप्थ स्टडी करता है ये इंडिविजुअल पे, तो वहाँ भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर सी है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल? रैंडम असाइनमेंट, रिलेशनल एनालिसिस, सर्वे क्वेश्चन आया कि हिस्टोरिकल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या चीज़ एसेंशियल? अब देखिए हिस्टोरिकल मेथड, ये तो अलग मेथड ही हो गया। सर्वे क्वेश्चन आया, ये भी नहीं होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए। कोरिलेशनल एनालिसिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए रैंडम असाइनमेंट। कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं कि जिससे हम इंश्योर करें कि जो पार्टिसिपेंट असाइन हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, चाहे कंट्रोल हो या एक्सपेरिमेंटल, वो प्योरली बाय चांस है कि एलिमिनेट किया जा सके, कोई बायसनेस नहीं है। सो इसका आंसर रैंडम असाइनमेंट होगा। इस तरीके से आप रिलेट करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जहां आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थे ही नहीं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Which sampling method involves dividing the population into subgroups and then selecting sample from each subgroup? तो हमें वो देखना है कौन सी टेक्निक है जो पॉपुलेशन को सब ग्रुप में बनाती है फिर सेलेक्ट करती है। क्लस्टर सैम्पलिंग, तो ये तो काफ़ी स्टेजों पे हम सैम्पलिंग का प्रोसेस लगाते हैं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी हुए एक तरीके से कि ये कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें हम nth लगा के देखते हैं। फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम वो पार्टिसिपेंट को लेते हैं और अपना रिसर्च पूरा करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है ये इन्वॉल्व होती है, इसमें हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स जिन्हें हम स्ट्रेटा कहते हैं कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा उनका एज या जेंडर होगा, उस बेस पे हम उन्हें डिवाइड करते हैं और उसके बाद सैंपल्स जो कि सब ग्रुप से फिर सेलेक्ट करते हैं और वो सेम प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करें, ये खास ख्याल रखा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेम प्रोपोर्शन में आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ
मॉडल डेवलपमेंट हैज हाउ मेनी स्टेजेस। तो जो कोलबर्ग की मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस होते हैं? उसमें 6 स्टेज होते हैं। जो मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी है कोलबर्ग की वो 3 लेवल्स में डिवाइड है। पहला है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल एंड थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। और इन तीनों लेवल में हर लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेज हो गई कोलबर्ग थ्योरी की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स कम एट द हाईएस्ट लेवल। तो जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स हैं उसमें हाईएस्ट लेवल पे कौन सी नीड आती है? तो सबसे पहले तो आती है, सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर है सेफ्टी, फिर है लव एंड बिलोंगिंग, उसके बाद है सेल्फ एस्टीम, और सबसे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5th पे आएगी, 4 पे आएगी, 3 पे आएगी, 2 पे आएगी और 1 पे आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस का नाम है यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, तो हम उसे इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग प्रोसेस है कि इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग Bandura's social learning theory, behavior is learned through observation and imitation, classical conditioning, reinforcement और ट्रायल एंड एरर। अब जैसे कि आप लर्निंग थ्योरीज पढ़े ही होंगे, तो अगर आपको नहीं भी बंडूरास का समझ में आ रहा तो आप पहले एलिमिनेट करके देखिए। ट्रायल एंड एरर ये थॉर्नडाइक की है। 1 सेकेंड, थॉर्नडाइक की है। रीइंफोर्समेंट आता है स्किनर में, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव में। सो ऑप्शन ही एक बचा, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। सो आप इस तरीके से भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये टेक्निक तब है जब आप फंसे तब लगाने के लिए, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कैफोल्डिंग इन वाइगॉस्की थ्योरी? ग्रेजुअल withdrawal of support as the learner gains independence, providing rewards for correct response, encouraging individual problem solving, reinforcement of prior knowledge। तो वाइगॉस्की थ्योरी के हिसाब से ये होता है कि आपको स्टार्टिंग सपोर्ट्स लर्नर को दो, जब वो नई स्किल सीखें तब आप उन्हें सपोर्ट दो, गाइड करो, और फिर जैसे जैसे वो सीख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, फिर
ग्रेजुअली उस चीज़ से सपोर्ट विड्रॉ कीजिए और देखिए वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो बच्चा पीछे से आप है कि पकड़े हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस में है कि पीछे से पकड़े, थोड़ा थोड़ा जाता है, फिर आप पीछे से हाथ हटा लेते हैं और वो अपने आप चलाने लगता है। तो इसी तरीके से स्कैफोल्डिंग का रोल होता है। तो यही वाइगॉस्की थ्योरी में उन्होंने दिया था। तो इससे ये है ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ सपोर्ट एट द लर्नर गेन्स इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of teacher education, reflective practice involves rote memorization of concept, continuous self-evaluation and improvement, strict adherence to textbook, limited feedback from students. So, अब ऐसे क्वेश्चन में आप वही है कि समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए और एलिमिनेट करके अपने आप को अप्लाई कीजिए। क्या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में रोट मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट होगा? हो सकता है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। लिमिटेड फीडबैक स्टूडेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आपका बी, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटर इन टीचर एजुकेशन? Which of the following is a characteristic of good mentor in teacher education? Provide answer without feedback, engages in one-way communication, encourages self-reflection and professional growth, कि avoid discussion of challenges। तो आपको दिख रहा है provide answer without feedback, wrong। engages in one-way communication, एक good characteristic तो नहीं हो सकती कि वन वे कम्युनिकेशन हो। आप हमेशा टू वे कम्युनिकेशन इंकरेज करेंगे। इंकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्राइमरीली फोकसेस ऑन प्री सर्विस ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ वर्किंग टीचर्स, ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स की एजुकेशनल रिसर्च। तो ये हम ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा है कि इन सर्विस टीचर्स का तो प्री सर्विस टीचिंग पे ट्रेनिंग पे कोई फोकस होगा ही नहीं, वो तो प्री सर्विस टीचर के लिए हुआ। ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर नहीं, एजुकेशनल नहीं, अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ वर्किंग टीचर। ये ऑप्शन सही है कि जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स को कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे अपग्रेड किया जा सके, इस पे काम करते हैं, इस पे फोकस होता है। अब टीचर्स प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मीन्स, टीचर्स के प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? कि फ्रीडम टू टीच विदाउट फॉलोइंग एनी करिकुलम, ये तो हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है क्या ये कि आप विदाउट वो फ्रीडम दे दें कि आप विदाउट करिकुलम पढ़ाइए? फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अवॉइडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी रॉन्ग है। टीचिंग विदाउट मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आप कभी कभी क्वेश्चन देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट से तो आप वैसे ही पता चल जाएगा कि वो गलत है। फ्रीडम टू मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन करते समय आप सेंटेंस देखिए, आप कीवर्ड्स पकड़िए और आप सही आंसर कर लेंगे। अब जो ऐसे क्वेश्चन है इसमें तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसमें तो आप कीवर्ड्स नहीं पकड़ेंगे,
जैसे कि जॉन लॉक की थ्योरी एम्फसाइज दैट चाइल्ड माइंड एट बर्थ इज, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वरना यहाँ पे आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा एलिमिनेशन वाला। जॉन लॉकी ने प्रपोज किया था कि चाइल्ड का जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, टबुला रासा कहते हैं लैंग्वेज में, एट बर्थ मतलब पैदाइश के समय पे वो ब्लैंक स्लेट रहता है और एक्सपीरियंस से वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को वो शेप करता है, जिससे वो अपने जीवन में ग्रो कर पाता। तो इसका आंसर ए, अ ब्लैंक स्लेट। नेक्स्ट ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज कॉल्ड। अब ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ भी आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा सकते। तो मारिया मोंटेसरी ने आइडेंटिफाई किया था कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एज अ सेंसिटिव पीरियड। इसमें होता है कि चिल्ड्रन पर्टिकुलरली रिसेप्ट करते हैं लर्निंग स्किल्स, जैसे कि लैंग्वेज, मूवमेंट, ऑर्डर, ये सब। तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है। 18th क्वेश्चन, विच एजुकेशनल थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेंसिपेटरी पेडागोजी। इस कौन सा थिंकर एसोसिएटेड थे? तो अपने जो पॉल फेरे थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इमेंसिपेटरी पेडागोजी, जिसका फोकस था कि एजुकेशन एक सोशल चेंज का टूल है, जिससे वो जो लोग अप्रेस्ड हैं ये हैं, तो उनके लिए सोशल चेंज का टूल है। तो ये क्या कहते हैं, पोलो फ्रीरे ने दिया था। 19th क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज मैकेनाइज्ड लर्निंग, फ्री एंड नेचुरल लर्निंग, स्ट्रिक्ट स्टूडेंट टीचर रोल्स की फॉर्मल लर्निंग इन्वॉल्वमेंट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो नेचुरलिस्ट थे, उनका था कि नेचर में फ्री छोड़ दो बच्चों को, वो अपने हिसाब से क्या कहते हैं नेचर में अलाउ कर दो, वो नेचर के साथ रह के नर्चर होंगे, उनमें डेवलपमेंट होगा, क्रिएटिविटी और सब कुछ वो क्या कहते हैं नेचुरल सेटिंग में सीख लेंगे। तो उन्होंने तो फ्री और नेचुरल लर्निंग पे फोकस किया था, एम्फेसिस दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलमैन का स्टेटमेंट 1994 सपोर्ट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक जवाब भी मिल जाता है कि सलमैन का स्टेटमेंट 1994 में आया था। तो ये कब आया था? ये आया था 1994। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ईयर वाइज, तो इसका भी ऐसे। अभी इसी क्वेश्चन में आप देखिए, अभी आंसर भी पाएंगे और एक क्वेश्चन और हो गया, तो आपका एक ही में दो हो गए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लगाने के ये सब फायदे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन पर और पे फोकस करता कि ये सिस्टम, मतलब सलमैन का स्टेटमेंट का कहना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इंश्योर करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी स्टूडेंट को, जो उन्हें भी इंक्लूड करे, जिससे जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, और मेन स्ट्रीम आइडिया को इन्होंने प्रमोट किया था। इस स्टेटमेंट में ये चीज़ कही जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल करिकुला। तो क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल करिकुला, तो ये तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन की ही बात कर रहा है, तो ये तो होगा ही। प्रोवाइडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये भी होगा। एस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर, ये भी होगा। हायरिंग ओनली स्पेशलाइज्ड टीचर, तो आप स्पेशलाइज्ड टीचर हायर करने से क्या मतलब है? तो हम ये समझते हैं जैसे कि
इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वो रिक्वायर्स करता है वैरायटी ऑफ अप्रोच, जैसे कि करिकुलम फ्लेक्सिबल हो, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो और पॉजिटिव स्कूल का इन्वायरमेंट हो। लेकिन सिर्फ स्पेशलाइज्ड टीचर को हायर करने से आप एक जनरल एजुकेशन सिस्टम बना देंगे तो वो कैसे अडेप्ट कर पाएगा क्या कहते हैं सारे लर्नर्स के लिए। अगर एक स्पेशलाइज्ड टीचर ही हायर होगा तो ये ऑप्शन गलत है। आपको सभी स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टबिलिटी और उस हिसाब से सारे टीचर्स ट्रेंड हों, ना कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड टीचर। यहाँ हम जनरल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव सिस्टम में, एजुकेशन में। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड सेट में मिलेंगे जहाँ और क्वेश्चन लेके आएंगे और इसी तरीके से हम लोग एक अच्छी मजबूत तैयारी करेंगे और इस बार का नेट JRF अच्छे से तब मजबूती से हम लोग अपनी तैयारी पेश करके क्रैक करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, टेलीग्राम चैनल पे आइए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी जिसमें हम सेट 3 करेंगे, उसमें और क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन होंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।